brought to you by Infinix. इनफिनिक्स पर वेरी गुड ऑफर मिला है, यू कांट बेयर टू मिस इट। गहलोत ने ये जो पूरा सियासी समरसॉल्ट किया है, इसमें उनके विश्वस्त कौन थे? हमने जो कैमरे के सामने हुआ सर वो देखा पिछले एक हफ्ते में, पर पर्दे के पीछे से ये कैसे रन हो रहा था ऑपरेशन कि आला कमान को धत्ता बताया जाए, पर्यवेक्षकों को ठेंगा दिखाया जाए, और कुल जमा बात यह कि जो मूल मंशा थी कि हमें तो अध्यक्ष बनना ही नहीं था, हमें तो सीएम के तौर पे 5 साल रहना था और हम पत्थर को सीएम बन जाने देते लेकिन पायलट को नहीं बनने देते थे, वो मंशा भी पूरी करनी थी। बताइए सर। देखिए, कुल मिलाकर के सारी बात 2020 से स्टार्ट होती है, जहां पहली बार मानेसर वाला सिलसिला चलता है और पायलट ने अपनी आंखें दिखाई। उस आंख से कैसे बचाया जाए, उसकी मदद के लिए जो लोग आए वो आप जानते हैं दिल्ली में इस वक्त बैठे हुए हैं, और उन लोगों ने जो कोशिश की वो कारगर ना हो, इसके लिए अशोक गहलोत का जो मैनेजमेंट था वो कमाल का था, क्योंकि ऐसा कभी देखा नहीं गया कि इस तरीके से लोगों को रोका जा सकता है, कैसे बचाया जा सकता है। क्योंकि एक के बाद एक के लिए ध्वस्त करती हुई आ रही थी वो पलटन जो दिल्ली में बैठी हुई है, तो लगता था कि अब राजस्थान भी गया, लेकिन किसी तरीके से अशोक गहलोत ने उसे बचाया। लेकिन उन्हीं के साथ साथ में जो मैं माफ करिए, मैं ये बेअदबी ना मानी जाए, थोड़ा सा खुल के बताइए, दिल्ली की पलटन से क्या आपका तात्पर्य नरेंद्र मोदी और अमित शाह से है, भाजपा से है? बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सचिन पायलट की जो बगावत थी वो इनकी शह पर थी, और जो आपने कहा कि गहलोत ने सरकार बचाई, तो उसमें तो ये भी कहा जाता है कि सीआईडी और तमाम खुफिया एजेंसियां, मुकदमे की धमकी, तमाम कॉल रिकॉर्डिंग, तो दोनों तरफ से सैनी जी बहुत सारी बातें कही जाती हैं, जरा स्पष्ट बताएं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ये तो सही है, इसमें कोई शक नहीं कि जिस तरीके से जो कुछ संस्थाएं दिल्ली में इस्तेमाल हो रही हैं वैसी संस्थाएं राजस्थान में भी हैं। वो राजस्थान तक सीमित है तो उनका इस्तेमाल भी निश्चित रूप से हुआ होगा, उसके बारे में क्योंकि जो जानकारियां जितनी हैं उसके हिसाब से ही कह सकता हूं, उसके आगे तो कुछ कह नहीं सकता। लेकिन ये तय है कि दिल्ली वाली जो फौजें, मतलब दिल्ली वाला जो हाथ था वो बहुत मजबूत था, लेकिन उसको शिकस्त देना बड़ा मुश्किल था। लेकिन राजस्थान में जैसा देखने को मिला उसमें लगा कि राजस्थान में ये लोग काम नहीं कर पाएंगे, और उसी का नतीजा यह हुआ कि उसके बाद में टेंशन बढ़ गए, और दिल्ली का जो प्रतिनिधि यानी आला कमान, जो कांग्रेस का आला कमान का जो प्रतिनिधि वहां पर महामंत्री के रूप में थे, उनके खिलाफ सचिन पायलट ने पहले मुकदमा खोला कि साहब इनको यहाँ से हटाइए, ये बहुत फेवर कर रहे हैं। और आप अविनाश पांडे का जिक्र कर रहे हैं सर? जी बिल्कुल, उन्हीं की बात कर रहा हूँ मैं, अविनाश पांडे की बात ही कर रहा हूँ। तो अविनाश पांडे को वहां से हटाया गया और माखन साहब को उसमें वहां पे लाया गया। दिल्ली की तमन्ना ये थी कि सारे के सारे ये जितनी खाई है उसको पाट देंगे और एकजुट हो जाएंगे, लेकिन ऐसा सिलसिला बना नहीं, क्योंकि ये जो दोनों रसायन है, दोनों की केमिस्ट्री बहुत डिफरेंट है। एक बहुत उत्साही है और बेसब्र है, एक बड़ी शांति के साथ में सारा काम करता है और अपने रास्ते पे चलता है। एक का मतलब सचिन पायलट, एक का मतलब अशोक गहलोत, तो दोनों का अलग अलग रास्ता, अलग अलग तरीका है, और अलग अलग सहयोगी उनके साथ में रहे। एक के पास में बड़े खूंखार बोलने वाले हैं जो उस वक्त तक बोल रहे थे जब अजय माकन आए तब तक। आज की तारीख में बात अलग है, जबकि उनके लिए आदेश जारी हो गए, कोई कुछ नहीं बोलेगा और शांत रहेंगे और वो रहेंगे। तो इसमें कई रंग देखने को मिले इस बीच के अंदर। ऐसे में अशोक गहलोत ने यह प्रूव किया कि सत्ता को कैसे बचाया जा सकता है, संगठन को कैसे साथ में रखा जा सकता है। उनके पास में पिछले मॉडल रहे। एक वक्त में जब गिरिजा व्यास प्रदेश अध्यक्ष होती थी और अशोक गहलोत चीफ मिनिस्टर होते थे, तब की बात कि संगठन के अध्यक्ष में और सरकार में समन्वय होना चाहिए। फिर सीपी के साथ में भी यही सिलसिला रहा, लेकिन जब हरदेव जोशी की सरकार थी और ये प्रदेश अध्यक्ष थे तो दिक्कत थी कि समन्वय का सिलसिला बनता नहीं था, दोनों अलग अलग तरीके से चलते थे। तो लेकिन वक्त के साथ साथ में परिभाषाएं बदलती रही, तौर तरीके बदलते रहे। अशोक गहलोत किसी तरीके से अपने आप को आज जिस स्थिति में रखे हुए हैं वो काफी कोशिशें और बेहद उस तरीके से जो कि एक सामंतशाही में भी होता है और राजशाही में भी होता है, फिर डेमोक्रेसी में भी देखने को मिला कि दिल्ली में जो लोग बैठे हैं वो जो परिवार है उसका जो उनको प्रोटेक्शन मिला बिगिनिंग से लेकर के, उसके बहुत सारे कारण रहे। वो भी पता है कि किस तरीके से इनको जब 1980 में सांसद बने और
मेरा ख्याल है कि उस वक्त हम जब कॉफी हाउस में बैठा करते थे तो हम पहचानते नहीं थे कि कौन अशोक गहलोत हैं। तो उस वक्त के दिल्ली दिनमान में मैं लिखा करता था उस जमाने में, तो दिनमान में नंजीन वो जिनकी डेथ हो गई, नाम भूल रहा हूँ उनका, देखिए उम्र के साथ साथ ये चीजें होती हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि हमारे लड़के का ख्याल रखना। तो मैंने उस वक्त से देखा है इनको। मैं एक बोर्ड लिखा करता था कॉफी हाउस के बाहर, जनमत, उसको रोज पढ़ने के लिए आते थे। हम लोग जो इस वक्त तो गोदी मीडिया कहते हैं, उस वक्त जो मीडिया हुआ करता था उसके बारे में हम कहते थे, अलग शब्द एक इस्तेमाल करते थे कि सेठों के अखबार हैं और सेठों की बात कहते हैं, जनमानस के बारे में कुछ अलग ख्याल रखते हैं। तो वो सब पढ़ने के लिए रोजाना ये लोग आते थे। जयपुर का कॉफी हाउस उसी तरीके से दबदबे वाला था जैसे कि दिल्ली में आप कॉफी हाउस देखते हैं या कलकत्ता में आप कॉफी हाउस देखते हैं या इलाहाबाद में आप कॉफी हाउस देखते हैं। तो ये उस वक्त की धीरे धीरे इनका सिलसिला चला है। और जब ये कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बने उस वक्त ये जानना चाहते थे कि राजस्थान की जो पॉलिटिकल कैरेक्टर्स हैं, जो राजस्थान के पॉलिटिकल अभिनेता हैं, उनके बारे में चर्चा होनी चाहिए। तो ये मेरे पास में कॉफी हाउस में, मेरे घर पे और इनके दफ्तर में काफी चर्चाएं हुई। और जो उस वक्त के हीरो रहे मोहनलाल सुखाड़िया या हरिदेव जोशी या जयनारायण व्यास के बारे में तो जानते थे, लेकिन भैरव सिंह शेखावत वगैरह के बारे में या जगन्नाथ पहाड़िया के बारे में इनकी जानकारियां वैसी नहीं थी जैसे कि हम लोगों की काम करते वक्त पैदा हुई। तो वो एक्सचेंज हुई है वो सब चीजें। इन्होंने अपने आप को पुष्ट किया है, उस तरीके से अपनी जानकारियों को मजबूत किया है, चले हैं वो सारी जानकारियां देते हुए। जिस तरीके से इनका कद बढ़ा है, जैसे जितने लंबे नजर आते हैं उसी तरीके से इनका कद बढ़ा है राजनीति में, उसका नतीजा ये हुआ कि ये यहाँ तक पहुंचे। और आज जो दृश्य देखने को मिल रहे हैं जिसमें कि उनको कहीं पर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है तो कहीं पर उनके चेहरे पे मुस्कान कुछ अलग ही कथा कहती है। दरअसल ये सारा सिलसिला अजय माकन साहब की वजह से हुआ। अजय माकन साहब ने वो पार्टी बन गए। जैसे पहले सचिन पायलट कहते थे कि वो जो पांडे जी हैं वो मुख्यमंत्री के साथ में मिले हुए कोई न्याय नहीं होने देते, ठीक उसी तरीके से इन्होंने आकर के वो सिलसिला स्टार्ट किया। तो उसके लिए भी बताते हैं कि इन्होंने वो जो हरियाणा वाला प्रकरण है जिसके अंदर कि ये पराजित हो गए राज्यसभा का टिकट लेने के बाद में, ये चाहते थे कि राजस्थान से इनको जगह मिले। और राजस्थान में चूंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं और ये सारे सधे हुए हैं तो हो जाएगा। लेकिन सुना है मैंने कहीं किसी के कान से, तो किसी के मुंह से तो सुना नहीं राजनेता, लेकिन ये कहा जा रहा है राजनीतिक हलकों में कि वो एक राज्यसभा की खुन्नस है, सेफ सीट खुन्नस है, या शब्द ये है कि खुन्नस है। उस खुन्नस का नतीजा ये हुआ कि वो अभी जो हुआ तो आए कि शायद सब कुछ रोका जा सकता था, क्योंकि प्रभारी महामंत्री के रूप में वो सब चीजों को मैनेज कर सकते थे, मुख्यमंत्री को फोन करके बात कर सकते थे कि क्या हो रहा है। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, तो से एक डंडा लेके आए और कहा कि अब सबको ठीक कर दूंगा, इस तरह के अंदाज में थे। तो लेकिन उन्हें पता नहीं था कि राजस्थान में कुंभाराम चौधरी भी हुए हैं, जयनारायण व्यास पराजित भी हुए हैं, विजयी भी हुए हैं, मोहनलाल सुखाड़िया 18 वर्ष शासन करने के बाद में गवर्नर बना के निर्देश के साथ में बाहर भेज दिए गए हैं। उनका आज कोई वो मिलता ही नहीं है इतिहास के अलावा। तो ये एक अलग किस्म का प्रदेश है, जो पहला प्रदेश है जहाँ पर जी सॉरी प्लीज कंटिन्यू। हाँ, पहला प्रदेश है, ये पहला प्रदेश है जहाँ पर प्रदेश कांग्रेस ने अपने चीफ मिनिस्टर के खिलाफ, चाहे आजादी से पहले और उसके बाद, आजादी से पहले हीरालाल शास्त्री के खिलाफ और उसके बाद आजादी के बाद में जयनारायण व्यास जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की बड़ी पसंद थे, उनके खिलाफ कांग्रेस ने ही अविश्वास प्रस्ताव का सिलसिला बनाया। तो जयनारायण व्यास को त्याग पत्र देना पड़ा, मुकाबला हुआ कुंभाराम चौधरी, वो मोहनलाल सुखाड़िया और जयनारायण व्यास में 8 मतों से जयनारायण व्यास पराजित हुए, तो अलग हुए राजनीति, वो राजनीति में लुप्त हो गई। इतना वो सिलसिला रहा। तो ये ऐसा प्रदेश है जहां पर कई चीजें पहली बार हुई हैं। प्रदेश कांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव मुख्यमंत्री के लिए पारित किया और उनको त्याग पत्र देना पड़ा। विधानसभा के अंदर विधायकों ने चुने हुए नेता के खिलाफ, जो आला कमान का भेजा हुआ नेता, लोकप्रिय नेता था, उसके खिलाफ दूसरा उम्मीदवार खड़ा किया और पराजित कर दिया। ये राजस्थान में हुआ है, इससे पहले कहीं नहीं हुआ। कि ये जो धारीवाल और सीपी जोशी, धारीवाल के पिता भी डिप्टी मिनिस्टर थे मोहनलाल सुखाड़िया के उसके अंदर, और शांति धारीवाल ने जिस तरीके के तेवर दिखाए और साथ में जो लोग जुड़े, उसका मुझे लगता है कि वो इतिहास का
तो उनका प्रभाव है कि वो बात जो उन्होंने ओम जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि ये शांति धारीवाल और सीपी जोशी, ये दोनों इसलिए गहलोत के इतने ज्यादा मुखर समर्थन में थे कि इन्हें लग रहा था कि गहलोत अध्यक्ष बनकर दिल्ली जाएंगे तो इनका नंबर आ सकता है क्या? और का तो पता नहीं, लेकिन सीपी के मन में निश्चित रूप से ऐसा होना चाहिए, सीपी जोशी के मन में, क्योंकि वो एक ही मत से खारिज होकर के और मुख्यमंत्री पद से हट गए थे और उसकी बड़ी नाराजगी थी। और उस वक्त इनके संवाद भी हुए थे कि मैं एक जमाने में आपका अनुयायी होता था, अब अनुयायी नहीं हूं, आपका सहयोगी हूं, इस तरह का। जब वो ये सीपी जोशी कहते थे अशोक गहलोत को? हाँ, कहा, अखबारों में बयान छपे हैं, हम लोगों ने स्टोरी की है उसके ऊपर, ऐसा कहा उन्होंने। और बाद में जो समन्वय बिठाया है और जो एकजुट हुए हैं, तो उसका नतीजा यह हुआ कि आज अशोक गहलोत साहब के जो पुत्र हैं वो आरसीए के अध्यक्ष के चुनाव लड़ रहे हैं और अध्यक्ष भी रहे, और सीपी जोशी उनके संरक्षक हैं। तो ये मुझे लगा कि कांग्रेस में शायद इस तरह का ये तनाव अनाव तो रहता है, लेकिन कब कौन मीठा हो जाए और कौन गुड़ और शक्कर बन के गले से उतर जाए, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। वैसा ही दृश्य है।